इंडोनेशिया हज़ारों जजीरों का मजमुआ है। कई जजीरों में एक अरसे से ये मुहिम चल रही है कि मुसलमानों को उनकी ज़मीनों से बेदखल करके वहाँ ईसाइयों को आबाद किया जा रहा है, और अवाम एहतजाज करते हैं तो उन पर पुलिस और फौज को कुत्तों की तरह छोड़ दिया जाता है। अमेरिका यही चाहता था कि यह मुल्क आहिस्ता आहिस्ता ईसाइयों के कब्जे में आता जाए और इस्लाम बराए नाम रह जाए। अपनी इस दास्तान को आगे चलाने से पहले मैं मौजू समझता हूँ कि इंडोनेशिया में अब जो खून रेज सूरत हाल पैदा हो गई है उसका इंतहाई मुख्तसर जिक्र कर दूँ। ये इसलिए कि इंडोनेशिया में एक बार फिर सुकार्नो के नारे लगने शुरू हो गए हैं। वहाँ एक और इलेक्शन मुहिम शुरू हो गई है और सुहार्तो अब भी मुल्क का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। अमेरिका के उस पिट्ठू की उम्र 75 से तजावुज कर गई है और वो दिल के किसी आर्जे में भी मुब्तला हो चुका है जिसका वो इलाज करवा रहा है, लेकिन हवसे इक़्तिदार का ये आलम कि वो अब भी पहले की तरह पुलिस और फौज के राइफलों के साए में सदारत की कुर्सी पर बराजमान रहना चाहता है। लेकिन अहमद सुकार्नो की बेटी मेगावती सुकार्नो पुत्री उसके मुकाबले के लिए मैदान में उतर आई है। उस खातून की उम्र 43 साल है। उसने अपनी पार्टी बना ली है जिसका नाम इंडोनेशी जमहूरी पार्टी है और वो उसकी चेयरपर्सन है। सुकार्नो पुत्री का मतलब है सुकार्नो की बेटी। इंडोनेशिया के अवाम और वहाँ का नौजवान तबका, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, मेगावती के झंडे तले जमा हो गया है। वहाँ के लोग सुहार्तो की 31 साला डिक्टेटरशिप से इतने ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि वो गलियों में और सड़कों पर नारे लगाते हैं, मेगावती जीतेगी। 1.5-2 महीने पहले जकार्ता में लोगों ने बड़े लंबे लंबे जुलूस निकाले और नाराबाजी की। वो सुहार्तो जो पुलिस और फौज के ज़ेरे साया इंडोनेशिया का ताहयात बादशाह बना बैठा है, कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई और कुर्सी सदारत से उठाने के लिए उसके मुकाबले में आए। उसने हुक्म दे दिया कि मुजाहिरीन पर गोली चला दो। पुलिस ने गोली चलाई, बहुत खून खराबा किया और मेगावती पर पाबंदियां आयद कर दी। उसके जवाब में लोगों ने बड़े ही खतरनाक मुजाहरे किए, पुलिस की गाड़ियां जला डालीं और जितनी भी तोड़ फोड़ कर सकते थे की। और फिर पुलिस और फौज ने उन मुजाहिरों को कंट्रोल करने के लिए पहले से ज़्यादा जुल्म व तशद्दुद किया। मैं उन मुजाहिरों और पुलिस और फौज की जालिमाना कार्रवाइयों की तफसीलात में नहीं जाऊँगा। इसके बजाय मैं आपको 1-2 दिलचस्प बातें सुनाता हूँ। एक ये कि मेगावती अपने नाम के साथ सुकार्नो पुत्री लिखती है। अवाम की गालिब अक्सरियत उसके साथ हो गई है। सुहार्तो की हुकूमत के हर शोबे में फ़ौजी अफसर मुकर्रर हैं जो हर शोबे की कारकर्दगी पर नज़र रखते हैं ताकि कोई काम सुहार्तो के खिलाफ ना हो। मालूम हुआ है कि महकमा इत्तलात व नशरियात में जो फ़ौजी अफसर बैठा है उसने अखबारों को ये नोटिस भेजा है कि वो जब किसी खबर में मेगावती का नाम लिखें तो उसके साथ सुकार्नो पुत्री ना लिखा करें बल्कि उसके खामिन का नाम लिखें। इस हुक्म का मतलब ये है कि मेगावती को जो इतनी ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई है ये उसके बाप सुकार्नो के नाम की वजह से है, लिहाजा सुकार्नो को ब्लैक आउट कर दिया जाए। इंडोनेशिया पर दरअसल जर्नैल हुकूमत कर रहे हैं। इंडोनेशियन ज़राए के मुताबिक ये जर्नैल अमेरिका के वजीफ़ा खोर एजेंट हैं। मेगावती ने कौम को ये नारा दिया है कि इंडोनेशिया में जर्नैली हुकूमत नहीं, जमहूरी हुकूमत चलेगी। लेकिन जर्नैल ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि मेगावती दरअसल कम्युनिस्ट है और मुल्क में कम्युनिज्म राइज करना चाहती है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि सुकार्नो ने रूस के साथ दोस्ती कर ली थी। अमेरिका के असले खाने में सबसे बड़ा बम यही है कि किसी मुल्क के हुक्मरान को रुसवा करना चाहता है तो उसके खिलाफ ये प्रोपोगंडा ज़ोरों शोरों से शुरू कर देता है कि ये कम्युनिस्ट है। फ़िलिपाइन में मुसलमान अपना अलग वतन बनाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अमरीकी प्रोपोगंडा अखबारों और रिसालों में पढ़ो तो लिखा है कि फ़िलिपाइन की हुकूमत के खिलाफ कम्युनिस्ट गोरीले लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ ये वाज़ेह करना चाहता था कि जंग आज़ादी का लीडर और हीरो अहमद सुकार्नो एक बार फिर जिंदा हो गया है। आपकी दिलचस्पी के लिए बताता चलूं कि सुकार्नो ने अपने 3 बेटों के जो नाम हैं उन नामों के मायने ये हैं। एक है आसमानी बिजली, दूसरा रात की गरज और तीसरे का नाम है तेज़ व तुंद समुद्री तूफान। उस बेटी का नाम मेगावती है। मेगा के मायने है बादल। सुहार्तो देख रहा है कि बादल में आसमानी बिजलियां चमकने और गरजने लगी हैं और तेज़ व तुंद समुद्री तूफान आ रहा है। अगर मेगावती जीत गई तो ये अमेरिका की शिकस्त होगी। एक ऐसा मुल्क उसके हाथ से निकल जाएगा जिसकी ज़मीन, तेल, पेट्रोल और बड़ी ही कीमती और वाफर मादनियात देती हैं। अमेरिका के लिए यह भी बड़े दुख वाली बात होगी कि एक मुसलमान मुल्क जिसमें वो सुहार्तो के ज़रिए ईसाइयों को आबाद करता चला जा रहा था और इस्लाम की बीख कुनी हो रही थी, वो मुल्क उसके पंजे से निकल जाएगा। हमारी असल मजबूरी ये है कि आलमी मीडिया यानी अखबार, रिसाले और टीवी वगैरह अमेरिका के हाथ में हैं। तीसरी दुनिया के ज़राए अबलाग तो हैं ही अमेरिका के ज़ेर असर। इस सूरत हाल में हमें जो ख़बरें और तबसरे पढ़ने को या सुनने को मिलते हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं होते। उनमें अमरीकी मफाद और नुक्ता निगाह छुपा हुआ होता है।
आज की दुनिया के सामने अहमद सुकारनो की जो तस्वीर पेश की जा रही है वो अमरीकी मफादात और नुक्ता निगाह के मुताबिक मस्ख शुदा होती है। मैं उस स्वीकारनो को जानता हूँ जिसके अहकाम और तंजीम में शामिल होकर मैंने जंग आज़ादी लड़ी थी। मैं अकेला ही नहीं, उस वक्त की इंडियन आर्मी के बेअंदाज मुसलमान फौजी इंडोनेशिया की जंग आज़ादी में शरीक थे और उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें स्वीकारनो मिला था और मिलता रहता था। ये वो मुसलमान फौजी थे जो इंडोनेशिया के मरकजी शहर जकार्ता में या उसके मज़ाफ़ात में थे। ऐसे लोग अभी भी जिंदा होंगे और उनकी राय भी ले लें। मैं चूँकि बर्मा वगैरह के इलाकों में रहा हूँ और जापानी फौजी हर वक्त दिलो दिमाग पर आसेब की तरह सवार रहते थे और फिर मैं जापानियों के साथ रहा भी हूँ, इसलिए उस वक्त की कोई बात किसी अखबार या किताब में देखता हूँ तो बड़े ही शौक और दिलचस्पी से पढ़ता हूँ। मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन और बड़े ही कीमती साल उन इलाकों में गुजरे हैं। आगाज़े जवानी का ही तो वक्त होता है जब इंसान अपना मुस्तकबिल बनाता है, लेकिन मेरा वो वक्त ऐसी ज़मीन और ऐसे हालात में गुजरा जब मौत साए की तरह साथ साथ चल रही थी और कोई भी कदम ज़िंदगी का आखिरी कदम हो सकता था। ज़हन में ये सोच रहती थी कि मैं अपनी फ़ौज की गोली से मरूंगा या जापानी पकड़ लेंगे और मेरे जिस्म पर संगीन बाजी की मश्क करेंगे, या हवाई जहाज़ से बम गिरेगा या किसी तोप का गोला मेरे करीब फटेगा और मेरे जिस्म के टुकड़े उड़ जाएंगे। कुछ दिन पहले आलमी टीवी CNN पर एक छोटी सी फिल्म देखी जिसमें थाईलैंड और बर्मा के जंगलों में से गुजरती हुई एक रेलवे लाइन दिखाई गई। ये रेलवे लाइन सामने आ जाती है और जब तक मैं उसे कागज़ पर उगल ना दूं या दो चार दोस्तों को सुना ना दूं मुझे चैन नहीं आता। आइए मैं आपको मैदान हशर में लिए चलता हूँ जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी सलीबी ताकतें मुसलमानों को अपना गुलाम बनाने के लिए अपने बमबार हवाई जहाज़ों, तोपों और मशीन गनों से आग बरसा रही थीं। मुसलमानों को गुलाम बनाने का असल मकसद ये था कि उस खित्ते से इस्लाम की आवाज़ ना उठ सके और यहाँ से इस्लाम को बेदखल कर दिया जाए। ये मैं बता चुका हूँ कि इंडोनेशियन मुजाहिदीन आज़ादी के पास हवाई जहाज़ भी नहीं थे और तोप खाने भी नहीं थे। वो टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से भी महरूम थे। फिर उन्होंने जंग आज़ादी किस बलबूते पर और किस ताकत के जोर पर जीत ली थी। कुछ वाक़यात तो मैं सुना चुका हूँ, एक और सुनाता हूँ। पहले मैंने जो वाक़या सुनाया है उसके बाद मुझे और आशिक अली को हेडक्वार्टर के हुक्म के मुताबिक उस्मान की पार्टी में ही मुस्तकिलन शामिल कर दिया गया था। यूं तो उस्मान हमें बड़ा पक्का लगता था, लेकिन उस्मान में कुछ ऐसे औसाफ थे कि मैं और आशिक अली उसे अपना पीर, उस्ताद और बड़ा ही मुखलिस दोस्त समझने लगे थे। वो हम दोनों के साथ दोस्ताना रवैया रखता था और कभी नहीं भूलता था कि हम इतनी दूर परदेश के रहने वाले उसकी मदद को आए थे। फ़राइज़ के मामले में वो बड़ा ही सख्त आदमी था, गलतियाँ और भूल चूक बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन दानिस्ता, कोताही और बुज़दिली कभी माफ़ नहीं करता था। गोरीला कार्रवाइयों में अगर कोई बहुत ही मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती तो वो ऐसी बेखौफी और दलेरी के मुजाहरे कर गुजरता था कि वो इंसान कम और आसमान से उतरी हुई मखलूक ज़्यादा लगता था। मुझे और आशिक को उसके साथ रहते हुए 4-5 महीने गुजर गए थे। इस अरसे में हमने छोटी मोटी गोरीला कार्रवाइयाँ की थीं। ये सब की सब सुनाना ज़रूरी नहीं, एक बड़ी झड़प सुनाता हूँ। हेडक्वार्टर से उस्मान का बुलावा आया और वो चला गया और वो शाम को वापस आया। उसके पास एक ऑपरेशन ऑर्डर था। मैंने ये ऑपरेशन ऑर्डर पढ़ा। ये अंग्रेज़ी ज़बान में टाइप किया हुआ था। आमतौर पर उनके ऑपरेशन ऑर्डर उनकी अपनी ज़बान में लिखे जाते थे, लेकिन मैं समझ नहीं सका कि ये ऑपरेशन ऑर्डर अंग्रेज़ी में क्यों लिखा गया था, बल्कि टाइप किया हुआ था। मैं जब फौज में था तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर से आए हुए सीक्रेट ऑपरेशन ऑर्डर पढ़ा करता था। अब उन गोरीलों का ऑपरेशन ऑर्डर पढ़ा तो ज़रा सा भी शक न रहा कि ऊपर हेडक्वार्टर में सही मायनों में फ़ौजी जहन वाले लोग मौजूद हैं। तहरीर और अंदाज खालिस्तन फ़ौजी था। जंग आज़ादी का वो दौर अरूज का दौर था और ये जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी थी। उधर अमरीकियों और अंग्रेज़ों ने भी मज़ीद कुमक मंगवा ली थी और कभी तो यूं लगता था कि जैसे ये अहले सलीब बावले हो गए हैं। अंधाधुंध जंगलों में उनके हवाई जहाज़ बम फेंकते रहते थे और ज़रा से इशारे पर उनके तोप खाने आग बरसाने लगते थे। हुक्म ये आया था कि दरिया के पार 3.5-4 मील ही 2 गांव थे। जाहिर है वो मुसलमानों के गांव थे। ये वही दरिया था जो मैंने तैर कर अबूर किया था। ये दोनों गांव उस तरफ थे जिस तरफ से मैं आया था। दरिया तो मुड़कर किसी और तरफ चला जाता था और जो गांव बताए गए थे उनके करीब से एक नदी गुजरती थी जिसकी चौड़ाई तकरीबन 25 गज बताई गई थी और उसकी गहराई 5 या 6 फुट के दरमियान थी। उस नदी पर लकड़ी का एक पुल था जिसके नीचे कोई सतून नहीं था। ये दोनों गांव नदी के एक तरफ थे और नदी से उनका फासला तकरीबन 1-1 मील था। नदी के दूसरे किनारे से तकरीबन इतनी ही दूर एक गोरा रेजिमेंट की 2 राइफल कंपनियों ने आकर डेरे डाल लिए थे। वहां गालिबन जापानियों ने जंग अजीम के दौरान आर्जी कच्ची सी 3-4 बारकें बनाई थीं।
गोरों की ये कंपनियां उन बारकों में रहती थीं। उन गोरों की नफरी 200 से ज्यादा थी। उन कंपनियों की कुछ नफरी ने उन दोनों बस्तियों के दरमियान आकर एक पोस्ट यानी एक चौकी सी बना ली थी। सैंड बैगों की दीवारें खड़ी कर ली थी और उनके अंदर 3 खैमे गाड़ लिए थे। सैंड बैगों की दीवार में से उन्होंने 2 जगहों से दीवार में सुराख छोड़ दिए थे। उनमें मशीन गन्ने लगा दी गई थी। एक तरफ उस पोस्ट से 4-5 फरलांग दूर एक गांव था और पोस्ट से आगे उतनी ही दूर दूसरी बस्ती थी। इत्तला के मुताबिक दोनों बस्तियों में आबादी बहुत ही कम थी। वहां ज्यादातर बूढ़े, औरतें और बच्चे थे। ये तो हम जानते थे कि तमाम लड़के और जवान आदमी लड़ने के लिए घरों से गायब हो गए हैं। उस्मान को हेडक्वार्टर में बुलाकर ज़बानी बताया गया था कि ये गोरे वक्तन फवक्तन उन दोनों बस्तियों में जा धमकते हैं और आबाद घरों की तलाशी लेते हैं और जो घर खाली हैं उनके अंदर जाकर भी देखते हैं। ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली थी कि उन्होंने किसी औरत को कभी छेड़ा हो या किसी और तरीके से गांव वालों को परेशान किया हो। बताया गया कि जब वो तलाशी लेते हैं तो बड़े गुस्से में होते हैं और बार बार राइफलों की नालियां गांव वालों की तरफ करके डराते हैं। फिर उन गोरों ने गांव वालों तक अपनी बातें पहुंचाने का ये जरिया हासिल कर लिया कि 2 इंडोनेशियन अपने साथ रख लिए जो अंग्रेजी जानते और बोल सकते थे। वो यकीनन मुसलमान नहीं थे, वलंदेजी ही हो सकते थे। अब वो गांव में दाखिल हुए तो उन आदमियों की मार्फत लोगों से बात करते थे। गांव वाले और हम सब समझते थे कि ये गोरे फौजी इस शक पर बार बार गांव की तलाशी लेते हैं कि कोई गोरीला पार्टी या 1-2 गोरीले यहाँ आकर पना लेते होंगे। मैंने बताया है कि गोरा रेजिमेंट के ये जवान किसी औरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे। इसका ये मतलब नहीं कि वो बड़े अच्छे किरदार वाले और शरीफ गोरे थे। वजह यह थी कि उन्हें मालूम था कि किसी औरत पर दस्त दराजी की तो गोरीले बहुत बुरा इंतकाम लेंगे। गोरों ने यह भी देख लिया था कि 2 मुल्कों की बर्री और फजाई जंगी ताकत उन मुसलमानों को नहीं दबा सकी, बल्कि ये रोज़ बरोज़ कामयाबियां हासिल करते जा रहे हैं। इसलिए उन्हें किसी किस्म का इश्ताल ना दिलाया जाए कि उनकी इज्जत पर हाथ डाला जाए। उन्हें ऊपर से ऐसा ही हुक्म मिला होगा। हालांकि मैंने बाद में दोनों बस्तियों में देखा था कुछ जवान और अच्छी शक्लो सूरत की औरतें मौजूद थीं। असल बात उस्मान ने मुझे और आशिक अली को बताई थी। हेडक्वार्टर ने यह महसूस किया था कि अमरीकी और अंग्रेज़ देहाती इलाकों में आकर पोस्टें बना रही हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि वो गोरीलों के करीब आते चले जा रही हैं, जैसे घेरा तंग किया जाता है। गोरीला ऑपरेशन का मकसद ये था कि उन कंपनियों पर और उनकी पोस्ट पर ऐसा हमला किया जाए कि उन्हें बहुत सा जानी नुकसान दिया जाए, ताकि ये यहाँ से भाग जाएं और फिर दुश्मन अपनी फ़ौज को देहाती इलाके में इस तरह ना भेजे कि बस्तियों के करीब आकर पोस्टें बना लें। ये कंपनियां दरअसल गोरीलों पर नज़र रखने के लिए और उनकी नकलो हरकत में रुकावट पैदा करने के लिए यहाँ आई थीं। हमारे लिए हुक्म ये था कि हमारी पूरी पार्टी उस्मान की क़यादत में दरिया के उस किनारे पर जाएगी और उस किनारे से जो इलाका शुरू होता था उस इलाके की 1 या 2 गोरीला पार्टियां हमारे साथ मिल जाएंगी और फिर हम उन गोरों पर हमला करेंगे। उस्मान ने पूरी पार्टी को इकट्ठा करके उस ऑपरेशन की ब्रीफिंग दी और बताया कि कल सुबह जब अभी अंधेरा होगा पार्टी रवाना हो जाएगी। उस्मान ने पहले इंडोनेशियन ज़बान में पार्टी को सारा ऑपरेशन समझाया और उसके बाद मुझे और आशिक को उर्दू में ये सब कुछ बताया। मैं ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ कि हमें आमने सामने मोर्चा बंद होकर नहीं लड़ना था, बल्कि ये गोरीला ऑपरेशन था जिसका असूल होता है ज़र्ब लगाओ और इधर उधर हो जाओ। हमारी पार्टी की जो नफरी जा रही थी उसकी तादाद सिर्फ 17 थी। 15 आदमी थे और 2 जवान साल लड़कियां। लड़कियों को आदमियों की कमी की वजह से साथ ले जाया जा रहा था। कमी की वजह यह थी कि पार्टी के कुछ जवान किसी और मिशन पर चले गए थे और 3-4 दिनों तक उनकी वापसी मुतवक्के नहीं थी। हमें यह भी बताया गया था कि पहले गोरों की पोस्ट पर शब खून मारा जाएगा और तवक्को है कि नदी के पार उनकी जो नफरी बारकों में रहती है वो उनकी मदद को दौड़ी आएगी। उस नफरी को रोकने के लिए नदी का पुल बारूद से उड़ा दिया जाएगा। हमें बताया तो यह गया था कि रवानगी अलग सुबह होगी, लेकिन ये वक्त बदल दिया गया और हम दोपहर के बाद अपने ठिकाने से चले। हम इकट्ठे नहीं चल रहे थे बल्कि दूर दूर बिखर कर जा रहे थे। हम दूर से देखे नहीं जा सकते थे क्योंकि वो इलाका घना जंगल था और उसमें चट्टानें और टीकरियां भी थीं। घास खासी ऊंची थी और जंगली पौधे भी ज्यादा थे। हम दरिया के किनारे उस वक्त पहुंचे जब सूरज गरूब हो रहा था। दरिया के किनारे 2 कश्तियां बंधी हुई थीं और 4 आदमी वहां मौजूद थे। ये चप्पुओं से चलने वाली छोटी कश्तियां थीं। ये दोनों आदमी मल्लाह थे। इंतज़ाम देखिए, वो पहले से मौजूद थे और उन्हें मालूम था कि ये सारा काम क्या है। उनमें से एक ने बताया कि आगे रास्ता साफ है। जब शाम गहरी हो गई तो 7-8 आदमी एक कश्ती में बैठे और 2 मल्लाहों ने चप्पू मारने शुरू कर दिए। आधी पार्टी अभी पीछे बैठी हुई थी। उस कश्ती को वहां से सामने वाले किनारे तक ले जाना था, जो बड़ा ही मुश्किल काम था क्योंकि दरिया का पाट तंग था और गहराई ज्यादा थी, इसलिए मौजें जरा ज्यादा उठ रही थी।
ये उन मल्लाहों ई का कमाल था कि वो कश्ती पार ले जा रहे थे। मैं तो देख देख कर कहता था कि कश्ती अभी डूबी के अभी डूबी। मौजें उसे ऊपर उठा उठा कर पटकती थीं। अंधेरा इतना हो गया था कि अब पार वाला किनारा बल्कि दरिया भी नजर नहीं आता था। पार वाले किनारे पर एक माचिस जली और 1-2 सेकंड के बाद बुझ गई। उस्मान हमारे साथ था। उसने कहा कि चलो कश्ती में सवार हो जाओ। वो रोशनी इशारा था कि पहली कश्ती पहुंच गई है और दुश्मन का कोई खतरा नहीं। हम सब कश्ती में बैठे और मल्लाहों ने चप्पू मारने शुरू कर दिए। खतरा ये था कि कभी कभी दरिया में फौजी मोटर बोट में गश्त के लिए निकला करते थे, लेकिन मैं तो दुश्मन से ज्यादा इस दरिया को दुश्मन समझ रहा था। मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ जिसमें कोई दरिया और कोई नहर भी नहीं। यही दरिया था जिसमें मैं पुल से कूद आया और तैर के किनारे लगा था, लेकिन उस रोज ये दरिया गुर्रा गुर्रा कर कश्ती को ऊपर नीचे फेंकता और झंझोड़ता था। आखिर कश्ती को मल्लाह किनारे पर ले गए और हम उतरे। अब ये खतरा शुरू हो गया था कि ये इलाका दुश्मन की जेरे निगरानी था और वो पोस्ट कोई ज्यादा दूर भी नहीं थी। आशिक अली मुझसे अलग हो गया था और उस्मान ने मुझे अपने साथ रखा था। वहाँ 2 आदमियों ने हमारा इस्तकबाल किया। उस्मान ने उन्हें बताया कि मैं इंडियन आर्मी से भागकर उनके पास आया हूँ। वो दोनों बड़े तपाक और प्यार से मिले। उनमें एक उस पार्टी का कमांडर था जो पहले ही उस इलाके में मौजूद थी। उन्होंने उस्मान के साथ कुछ बातें की जो मैं न समझ सका। अपने मिशन की ही बातें की होंगी। उस पार्टी के जवान कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मालूम हुआ कि उनकी तादाद 12 है। अगर ये पार्टी फौज की होती तो कश्तियों में उनका बहुत सा सामान भी लदा हुआ होता। एमुनिशन और ग्रेनेडों के बॉक्स तो जरूर होते, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा फालतू सामान नहीं था। वही कुछ था जो हमने अपने जिस्मों के साथ बांध रखा था। राइफलें, टॉमी गन्ने और स्टेन गन्ने थी। उनका एमुनिशन हमने पोचों में डाल रखा था और पोच हमारे जिस्मों के साथ बंधे थे। और हर जवान के पास 2-2 ग्रेनेड थे। ये ग्रेनेड फौजियों से छीने गए थे। इंडोनेशियन मुजाहिदीन की अपनी कोई फैक्ट्री तो थी ही नहीं। हर ऑपरेशन ऑर्डर के नीचे ये अल्फाज ज़रूर लिखे होते थे कि गोली उस वक्त चलाओ जब यकीन हो कि एक दुश्मन को ज़रूर लगेगी। ये तो हर किसी के जहन में डाल दिया गया था कि हमारे पास ज़ाया करने के लिए एक भी गोली नहीं। दूसरी पार्टी का कमांडर उस्मान के साथ बातें करके चला गया और मैं और उस्मान अकेले रह गए। हमारी अपनी पार्टी के आदमी इधर उधर हो गए थे। इस तरह बिखर कर एक दूसरे से दूर हो जाना स्कीम के ऐन मुताबिक था। हर आदमी को अपने अपने काम का पूरा पता था। इतने घने जंगल में जहां ऊंची नीची टेकरियां भी थीं, वहां हमारा एक दूसरे के साथ राबता मुमकिन ही नहीं था, लेकिन राबता कायम था जिसे सिर्फ हम ही समझ सकते थे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मेंढक बोलता था या कहीं से उल्लू के बोलने की आवाज़ आती थी। अगर मुझे मालूम ना होता तो मैं उन आवाज़ों की तरफ तवज्जो ही ना देता और उन्हें मेंढक और उल्लू की ही आवाज़ें समझकर नज़रअंदाज करता रहता। ये तो जंगल की रात की आवाज़ें होती हैं, लेकिन ये आवाज़ें हमारे अपने साथियों की थीं। एक बार उस्मान ने भी मुंह से उल्लू की आवाज़ निकाली। उसके जवाब में मेंढक बोला। उन्होंने उन आवाज़ों का कोड बना रखा था जिसे अभी मैं नहीं समझ सका था। हमारे इस मिशन की हर बात और हर हरकत बड़ी ही दिलचस्प, पुरअसरार और ईमान अफरोज़ थी, लेकिन मैं ये सारी तफसील नहीं सुना सकूंगा। उस रोज़ मेरे पास स्टेन गन थी और उसकी भरी हुई 4 मैगजीनें मैंने अलग उठा रखी थी। 2 ग्रेनेड थे और 1 खंजर। मिलिट्री पोस्ट जिस पर पहले हमला करना था वो अभी कुछ दूर थी। मेंढकों और उल्लुओं की आवाज़ें थोड़ी हो गई थी और दूर हटती जा रही थी। मैं और उस्मान आपस में कोई बात करते तो वो कान में करते थे। हमें हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उस्मान ने अपना बाजू मेरे आगे करके मुझे रोक लिया। हम दोनों ने गौर से सुना तो हमें बातें सुनाई देने लगीं। ये आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रही थी। आवाज़ें हमारे सर पर पहुंच गईं तो मैंने सुना कि वो अंग्रेज़ी में बातें करते आ रहे थे, जिससे कोई शक न रहा कि ये गोरा रेजिमेंट के गश्ती संतरी हैं। एक ने मुंह से सीटियां बजानी शुरू कर दी जो उन गोरों की आदत थी। हुआ ये कि वो ज़रा तेज़ रफ्तारी से आ रहे थे और हम इतनी तेज़ी से छुप ना सके। उस्मान उस तरफ था जिस तरफ से वो आ रहे थे। उस्मान बड़ी फुर्ती से बैठा और पीछे को सिरका, लेकिन उसके यूं पीछे हटने और छुपने से झाड़ियों ने आवाज़ पैदा की जो रात के सन्नाटे में दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। मैं भी एक झाड़ी की ओट में हो गया था। अंधेरे में भी वो दोनों गोरे नजर आने लगे। लगता यूं था जैसे उनके कद आम इंसानों से कुछ ज्यादा ही ऊंचे हो गए हो। शायद ये नज़र का धोखा था। मैं झाड़ी के पीछे बैठा हुआ उन्हें देख रहा था और मेरे दिल से दुआ निकली कि या अल्लाह उनके पास टॉर्च ना हो, अगर हो तो वो जले ना। लेकिन उन्हें शक हो गया था कि यहाँ कुछ है। दोनों रुक गए। मुझे ये भी नजर आ गया कि दोनों के पास स्टेन गन्ने थी जो सिलिंगों से उन्होंने अपने कंधों से लटका रखी थी। उनमें से एक तो एक ही जगह रुका खड़ा रहा और दूसरा आहिस्ता आहिस्ता चलता उस झाड़ी तक पहुंचा जिसके पीछे उस्मान छुपा बैठा था। गोरे ने स्टेन गन कंधे से उतार ली थी
वो अंग्रेजी में अपने साथी से कह रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर है। मेरा तो जैसे खून ही खुश्क हो गया हो। वो बदबख्त उस झाड़ी के ऊपर जा रुका था जिसके पीछे उस्मान छुपा था। उस काफिर ने उस्मान को देख लिया और अपनी जबान में कहा कि फौरन उठो, तुम कौन हो, और फिर उसने अंग्रेजी में गाली दी। उसका साथी भी झाड़ी के करीब आन खड़ा हुआ। वो गोरा जो पहले आया था उसकी पीठ मेरी तरफ थी। फासला 3 गज से ज्यादा नहीं था। उन्हें ये तो पता ही ना चल सका था कि कोई और भी एक झाड़ी के पीछे छुप गया है। मैंने ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया था कि आज की रात मेरी और उस्मान की जिंदगी की आखिरी रात है। उस्मान उठकर भागने की कोशिश करता तो स्टेन गन का एक ही बरस्ट उसे ख़त्म कर देता। मैंने इस सूरत हाल में भाग नहीं जाना था, बल्कि उन गोरों पर स्टेन गन चलानी थी और उन्होंने मुझ पर फायर करना था। सोचने का कोई वक्त नहीं था। वहां तो 1 सेकंड भी बड़ा लंबा वक्त था। मैं पहले कह चुका हूं कि फौज से भागने के बाद मौत मेरी हमसफर रही है। फौरन फैसला कर लिया कि मरने से पहले मौत पर एक झपटा तो जरूर मारूंगा। उस्मान अभी झाड़ी से उठा नहीं था। मैंने खंजर निकाला और पांव पर बैठे बैठे उसी पोजीशन पर हो गया कि जंप आसान हो गई। मैंने दिल में अल्लाह से यूं इल्तिजा की, या हयू या कयूम बी रहमती का अस्तगीस। फिर मैं दबा कर छोड़े हुए स्प्रिंग की तरह उछला। जिस गोरे की पीठ पर मेरी तरफ थी, पीछे से अपना बायां बाजू उसकी गर्दन में डाल दिया और बाजू का घेरा यक लख्त तंग कर दिया और इसके साथ ही खंजर बुलंद करके गोरे की पसलियों में घोंप दिया। फिर निकाला, फिर घोंपा और निकाल कर एक बार फिर मारा और गोरे को उस वक्त तक ना छोड़ा जब तक उसकी स्टेन गन उसके हाथ से गिर ना पड़ी। मुझे खतरा ये नजर आ रहा था कि दूसरा गोरा उस्मान पर स्टेन गन फायर कर देगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा मंजर दिखाया जो इस सूरत हाल में बिल्कुल ही गैर मुतवक्का था। वो ये कि उधर मैंने उस गोरे को छोड़ा और उधर देखा कि दूसरा गोरा भी गिर पड़ा था और उस्मान उसके सर पर खड़ा था। इस सारी कार्रवाई में 5 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 7 सेकंड लगे होंगे। हुआ ये था कि उस्मान ने मुझे बताया कि दूसरा गोरा ऐसे जाविये पर खड़ा था कि उस्मान उस पर वार कर सकता था। उस्मान के पास भी स्टेन गन थी, लेकिन रात को खामोशी बरकरार रखने की जरूरत थी, इसलिए स्टेन गन फायर नहीं की जा सकती थी। मैंने जब एक गोरे को दबोच लिया तो दूसरा गोरा जो 3 या शायद 4 गज या इससे ज्यादा फासले पर खड़ा था, हमारी तरफ मुतवज्जा हो गया। उसका बायां पहलू उस्मान की तरफ था। उस्मान ने बड़ी फुर्ती से खंजर निकाला और उठकर गोरे को दबोचा नहीं, बल्कि बड़ी ही तेजी से उठकर खंजर गोरे के पहलू में मारा और इस तरह 2-3 बार खंजर उसके पहलू और सीने में घोंपा। वो गोरा भी गिर पड़ा। उन गोरों पर हमारा हमला गैर मुतवक्का था, इसलिए वो संभल ना पाए। फिर भी मैं उस्मान की फुर्ती और हमले पर हैरान रह गया। मैंने भी एक गोरे को मार दिया था, लेकिन हमला पीछे से किया था। उस्मान उस गोरे के तकरीबन सामने हो गया था और दोनों के दरमियान फासला 4-5 कदम था। वो गोरा उसे देखकर उस पर फायर कर सकता था, लेकिन उस्मान हैरान कुन हद तक तेज निकला।